वेलकम। आज हम बात करेंगे ब्रेग्ज़िट की कि ब्रेग्ज़िट क्या है। तो आप जानते हैं कि ये करंट अफेयर से मुतालिक एक टॉपिक है। तो बरतानिया के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि मसला चल रहा है कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता है। तो यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन से निकलने के इस प्रोसेस को ब्रेग्ज़िट बोला जाता है। तो आज हम इसको डिटेल से देखेंगे कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ और अब तक क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद व्हाट इज़ ब्रेग्ज़िट, ब्रेग्ज़िट क्या है और 2016 का रेफरेंडम। इसके अलावा सॉफ्ट ब्रेग्ज़िट क्या है और हार्ड ब्रेग्ज़िट क्या है। इसके अलावा कस्टम यूनियन एंड सिंगल मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, जो काफ़ी अहम है। इसको समझे बगैर आप कभी भी ब्रेग्ज़िट नहीं समझ सकते। इसके अलावा व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन और आर्टिकल 50, जिसके तहत आप यूरोपियन यूनियन से लीगली निकल सकते हैं। इसके अलावा जून 2017 के इलेक्शन और प्लान्स नेगोशिएटेड बाय थेरेसा मे यूरोपियन यूनियन के साथ जो इन्होंने प्लान साइन किए थे, डील साइन की थी, उसके बारे में। इसके अलावा प्रॉब्लम विद आयरिश बॉर्डर, जिसे बैकस्टॉप प्लान भी बोला जाता है, और अब तक यही बड़ी वजह है ब्रेग्ज़िट के ना होने की। तो इसको हम देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और यूरोपियन यूनियन के रूल्स। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ ब्रेग्ज़िट टिल नाउ, वाई लीव, वो वोटर्स जो ब्रेग्ज़िट के हक़ में वोट देते हैं उनके क्या आर्गूमेंट्स हैं, और वाई स्टे जो चाहते हैं कि ब्रेग्ज़िट ना हो उनके पास क्या आर्गूमेंट्स हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसमें बुनियादी चीज़ कस्टम यूनियन एंड सिंगल मार्केट है। इसके अलावा बैकस्टॉप प्लान है, और इसके अलावा WTO रूल्स एंड यूरोपियन यूनियन रूल्स हैं। बेसिकली ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं और इनको समझे बगैर आप ब्रेग्ज़िट नहीं समझ सकेंगे। तो इन पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ब्रेग्ज़िट बेसिकली एब्रीवेशन है ब्रिटिश एग्जिट की। तो ब्रिटिश का BR और एग्जिट का एग्जिट, तो ये बन जाता है ब्रेग्ज़िट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बेसिकली एक ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज़ है यूरोप के अंदर। अगर आप UK को डाल के करेंगे तो 28 बनता है। अगर ब्रेग्ज़िट के ज़रिए UK निकल जाता है तो फिर ये 27 रह जाएंगे। तो फिलहाल 28 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसे यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। UK चाहता है कि वो इस यूरोपियन यूनियन से निकल जाए, तो UK के इस यूरोपियन यूनियन से निकलने के प्रोसेस को बोला जाता है ब्रेग्ज़िट। तो ये काम कब शुरू हुआ? तो जून 23, 2016 को एक रेफरेंडम हुआ था बरतानिया के अंदर, जिसमें तकरीबन 52% जो लोग थे, वोटर्स थे, उन्होंने ब्रेग्ज़िट के हक़ में वोट दिया। लिहाजा तब ये बात साबित हुई कि लोग चाहते हैं कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से निकल जाए। तो रेफरेंडम के नतीजे में डेविड कैमरॉन जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि बरतानिया यूरोपियन यूनियन से ना निकले बल्कि उसके अंदर रहे। लेकिन इनके दौरे हुकूमत में जब रेफरेंडम हुआ और लोगों ने ब्रेग्ज़िट के हक़ में वोट दिया, तो लिहाजा इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इनकी जगह थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके अलावा ब्रेग्ज़िट की जो असल डेट थी उसे 2 दफ़ा एक्सटेंड किया गया, ठीक है, टू अवॉइड हार्ड ब्रेग्ज़िट। हार्ड ब्रेग्ज़िट क्या है उसका हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जब आप ये बताते हैं, नोटिफाई करते हैं यूरोपियन यूनियन को कि अब आप निकलना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से, तो उसके बाद 2 साल का पीरियड होता है कि जिसके बाद फार्मली ऑफिशियली आप एग्ज़िट कर जाते हैं। तो 2 साल के बाद बेसिकली बरतानिया ने 2 दफ़ा इस टाइम को एक्सटेंड किया, क्योंकि अब तक इनके दरमियान और यूरोपियन यूनियन के दरमियान कोई डील साइन नहीं हो सकी। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। इसके अलावा मे एंड जॉनसन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, और थेरेसा मे जो जिन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया, ये एडवोकेट फॉर हार्ड ब्रेग्ज़िट है, कि ये चाहते हैं कि हार्ड ब्रेग्ज़िट हो। हार्ड ब्रेग्ज़िट क्या है कि आप कोई भी डील ना करें यूरोपियन यूनियन के साथ और सीधा सीधा आप यूरोपियन यूनियन से निकल जाएं। तो थेरेसा मे और जो जॉनसन है ये चाहते हैं कि ये हार्ड ब्रेग्ज़िट हो। इसके अलावा तकरीबन 3 साल हो गए हैं इस ब्रेग्ज़िट के अमल को। तो ब्रेग्ज़िट ना होने की वजह, सबसे बड़ी वजह बैकस्टॉप प्लान है जो थेरेसा मे ने दिया था, और ये तकरीबन साइन भी किया था यूरोपियन यूनियन के साथ। तो बैकस्टॉप प्लान क्या है और क्यों ये बड़ी वजह बना हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा इन केस ऑफ डील देयर विल बी अ 2 ईयर ट्रांजिशन पीरियड, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप UK डील साइन कर लेता है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो उस डील के साइन होने के बाद 2 साल का एक ट्रांजिशन पीरियड होगा, और उसके बाद ऑफिशियली UK अलग हो जाएगा यूरोपियन यूनियन से। इसके अलावा इन केस ऑफ नो डील WTO रूल्स विल कम इनटू फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर WTO का रोल आ जाता है जो काफ़ी अहम है। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। इसके अलावा कस्टम यूनियन क्या होती है, सिंगल मार्केट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये क्या होती हैं, इनकी वजह से यूरोपियन यूनियन चल रही है, तो इस चीज़ को देखेंगे। इसके अलावा सम बिलीव इकोनॉमिक एडवांटेज, कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रेग्ज़िट के होने की वजह से बरतानिया को इसके इकोनॉमिक एडवांटेज हो गए, कुछ मानते हैं कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हम सबसे आखिर में आर्गूमेंट्स देखेंगे कि वो जो चाहते हैं कि ब्रेग्ज़िट हो और जो चाहते हैं ब्रेग्ज़िट ना हो। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आइए इसको आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्रेग्ज़िट, ब्रेग्ज़िट क्या है, 2016 का रेफरेंडम क्या था। इससे पहले आप इंग्लैंड का मैप देख लें कि ये आपको इंग्लैंड मिलता है, ठीक है, इसमें लंदन आ जाता है। इसके अलावा वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड,
ये आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मिलता है, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर इंग्लैंड को, वेल्स को, स्कॉटलैंड को और नॉर्थर्न आयरलैंड को बोला जाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इसमें स्कॉटलैंड एक अलग से कंट्री है, जबकि इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्थर्न आयरलैंड ये सोवरेन अथॉरिटीज़ हैं। तो आप जानते हैं, अगर आप क्रिकेट से दिलचस्पी रखते हैं, कि स्कॉटलैंड की अपनी एक अलग से क्रिकेट टीम है। इसके अलावा जो इंग्लैंड की टीम होती है उसे यूके की टीम नहीं बोला जाता, बल्कि इंग्लैंड की ही टीम बोला जाता है। तो आजकल तो ये भी बात हो रही है कि वेल्स की भी अपनी एक टीम होनी चाहिए। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन स्कॉटलैंड एक अलग से अपनी अथॉरिटी रखता है, लेकिन यूके के अंदर आके, ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनाइटेड किंगडम है जो चाहता है कि वो यूरोप से अलग हो जाए। तो 23 जून 2016 को बरतानिया के अंदर एक रेफरेंडम हुआ। डेविड कैमरॉन जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, उन्होंने उस उम्मीद के साथ ये रेफरेंडम करवाया कि बरतानिया की जो अक्सरियत है वो ब्रेग्जिट के ख़िलाफ़ वोट देगी, लेकिन नताज उसकी उम्मीदों के बरक्स निकले और बाद में उसने फिर रिज़ाइन कर दिया। टर्न आउट जो था वो 72% था, ठीक है। इसके अलावा इसमें रीजनल डिफरेंसेस मिलते हैं, ये मैं आपको दोबारा मैप से बताता हूँ। तो पहले आप ये देख लें कि ओवरऑल जो रिज़ल्ट था उसमें 52% उन्होंने लीव के हक़ में वोट दिया और 48% उन्होंने रिमेन के हक़ में वोट दिया। तो इसमें अगर हम इंग्लैंड को देखें और वेल्स को देखें, तो इन्होंने सिर्फ लीव के हक़ में वोट दिया कि ब्रेग्जिट होना चाहिए, कि इंग्लैंड में 53% और वेल्स में 53। इसके अलावा अगर हम लंदन की बात करें तो 60% ने रिमेन के हक़ में वोट दिया कि ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्कॉटलैंड 62% और नॉर्थर्न आयरलैंड 56%। तो अगर हम दोबारा मैप से देखें तो इंग्लैंड ने और वेल्स ने, ठीक है, इन दोनों ने सिर्फ ब्रेग्जिट के हक़ में वोट दिया, जबकि लंदन ने, जो बड़ा तजारती मरकज़ है, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड, इन्होंने ब्रेग्जिट के ख़िलाफ़ वोट दिया कि ब्रेग्जिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि बरतानिया के अंदर कुछ रीजनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली इंग्लैंड में पॉपुलेशन की मेजॉरिटी अक्सरियत यहीं पे रहती है। इसके अलावा वेल्स में रहती है, स्कॉटलैंड में, नॉर्थर्न आयरलैंड में और लंदन में बहुत कम लोग रहते हैं। लिहाजा इंग्लैंड जो फैसला करेगा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्थर्न आयरलैंड जो पहले ओवरऑल आयरलैंड का पार्ट था, इसके अलावा स्कॉटलैंड है, इसकी अपनी एक अलग से पार्लियामेंट भी है। तो यहाँ से कुछ डिफरेंसेस पैदा हो सकते हैं अगर ब्रेग्जिट होता है, क्योंकि स्कॉटलैंड ने बेसिकली रेफरेंडम में इसके ख़िलाफ़ वोट दिया, नॉर्थर्न आयरलैंड ने भी और वेल्स ने और लंदन ने भी। तो इससे काफ़ी मसाले पैदा हो सकते हैं लंदन के अंदर अगर ब्रेग्जिट वाकई में होता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। तो बेसिकली यही ब्रेग्जिट है, ठीक है। बरतानिया जो यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता है और ये रेफरेंडम हुआ और इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो इसी चीज़ को ब्रेग्जिट बोला जाता है। अब आगे हम इसकी डिटेल देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सॉफ्ट ब्रेग्जिट क्या होती है और हार्ड ब्रेग्जिट क्या होती है। इसमें कस्टम यूनियन और सिंगल मार्केट इकोनॉमी आती है। तो कस्टम यूनियन सबसे पहले देख लें, तो बेसिकली ये यूरोपियन यूनियन के अंदर एक यूनियन है जिसे कस्टम यूनियन बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक अलायंस ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, इसके अलावा इंश्योर्ड टैरिफ फ्री ट्रेड। अब टैरिफ फ्री ट्रेड क्या होती है कि आप आजकल सुन भी रहे होंगे कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक टैरिफ वार चल रही है। तो जब भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर इंडिया को कुछ कार्स फ़रोख्त करता है, कुछ कार्स बेचता है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उन कार्स पर जब वो इंडिया में आएंगी उस पर कुछ टैरिफ से रेट लगाएगा, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में टैक्स लगाएगा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी होती है वो अलग से होती है। तो बेसिकली कस्टम यूनियन यूरोपियन यूनियन के अंदर एक यूनियन है जो इंश्योर करती है टैरिफ फ्री ट्रेड, कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 28 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो ये 28 कंट्रीज़ आपस में जितनी भी ट्रेड करेंगे वो टैरिफ फ्री होगी। कि अगर बरतानिया फ्रांस से ट्रेड करता है तो फ्रांस की गवर्नमेंट बरतानिया की किसी भी चीज़ पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी, बल्कि वो फ्रीली उसके अंदर मूव करेगी। इसके अलावा फ्रांस अगर किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करता है तो वो बिल्कुल टैरिफ फ्री होगी, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो चीज़ों की कीमतें होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो कम से कम रहती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर कम से कम टैक्स लगाती है और उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके मुताबिक वो आगे चीज़ सेल कर दी जाती है। तो कस्टम यूनियन यूरोपियन यूनियन के अंदर एक यूनियन है जिसका बुनियादी मकसद टैरिफ फ्री ट्रेड करना है। इसके अलावा कांस्टेंट रेट ऑफ टैरिफ और कस्टम ड्यूटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब टैरिफ फ्री ट्रेड तो इनसाइड होगी कि अगर आप यूरोप के अंदर करना चाहते हैं, और ये बेसिकली रूल भी यूरोपियन यूनियन का ही है कि जिसमें कस्टम यूनियन के तहत ये काम होता है। लेकिन अगर एक यूरोपियन यूनियन का कंट्री बाहर से कोई चीज़ लेना चाहता है तो उसका क्या तरीका होता है। तो कस्टम यूनियन के अंदर ये रूल होता है कि पूरे यूरोप में से, जिसमें 28 कंट्रीज़ हैं, उनमें से कोई कंट्री भी किसी दूसरे कंट्री से अगर कोई चीज़ परचेज़ करता है तो वो ओवरऑल एक कॉन्स्टेंट रेट के ज़रिए उस पर कस्टम ड्यूटी या टैरिफ
रेट लगाया जाएगा और ये आमतौर पर 10% होता है। मिसाल के तौर पर यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस पाकिस्तान से कोई चीज़ परचेज़ करता है। अब पाकिस्तान तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है और ना ही उस पर टैरिफ फ्री ट्रेड होगी या इस तरह की चीज़ें, लिहाजा पूरा यूरोप जो होगा उसकी जो कस्टम यूनियन होगी वो सिर्फ 10% जो टैरिफ है कांस्टेंट रेट होता है ये सारे कंट्रीज़ के लिए। अब पाकिस्तान की चीज़ चाहे बरतानिया परचेज़ करे, चाहे फ्रांस करे, चाहे जर्मनी करे, कोई भी करता है, सिर्फ उस पर टैरिफ रेट 10% होगा और उसके बाद जब वो यूरोप के अंदर पहुंच जाएगी उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकती है। तो इस तरह ये कस्टम यूनियन बनती है, ठीक है, जिसमें बेसिकली टैरिफ फ्री ट्रेड होती है। इसके बाद आता है सिंगल मार्केट। अब कस्टम यूनियन के बाद एक प्रोसेस आता है सिंगल मार्केट का। इसमें क्या होता है कि फंक्शन विदाउट एनी बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन, कि अगर फ़र्ज़ करें बरतानिया फ्रांस से ट्रेड करता है तो एक तो टैरिफ फ्री ट्रेड होगी, ठीक है, कोई उस पर टैक्स नहीं होगा। नंबर 2, ये बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं होगी। मसलन जब भी इंग्लैंड से कोई चीज़ फ्रांस में जाएगी तो बॉर्डर पर कोई पूछताछ नहीं होगी ये क्या चीज़ है, कहाँ पर जा रही है या किस तरह से जा रही है, उस पर कोई चेक नहीं होगा, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होगी और ना ही उस पर किसी किस्म का कोई रेस्ट्रिक्शन होगी। पूरे 28 कंट्रीज़ जो यूरोप में हैं उनमें कोई भी चीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आराम से आ सकती है, कोई बॉर्डर पर पूछताछ नहीं होगी, कोई चेक नहीं किया जाएगा, कोई इस तरह का मसला नहीं होगा। तो इस चीज़ को बोला जाता है सिंगल मार्केट, के पूरे यूरोप की एक ही मार्केट है, कोई उसमें बॉर्डर की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, ठीक है, पूरे यूरोप के अंदर लोग आराम से घूम फिर सकते हैं। तो ये 2 बुनियादी कंसेप्ट हैं, इसको मैं आगे रिलेट करूँगा सॉफ्ट ब्रेक्जिट से और हार्ड ब्रेक्जिट से। अब सॉफ्ट ब्रेक्जिट क्या है? कुछ लोग चाहते हैं कि सॉफ्ट ब्रेक्जिट हो। इसका मकसद ये है कि पुल आउट यूके फ्रॉम कस्टम यूनियन बट रिमेन पार्ट ऑफ सिंगल मार्केट, ठीक है। तो लोग चाहते हैं कि बरतानिया कस्टम यूनियन से निकल जाए, पहले से निकल जाए, कि जिसमें टैरिफ फ्री ट्रेड होती है। अब इसमें क्या होता है कि एक कंट्री अगर कस्टम यूनियन का पार्ट है तो वो किसी दूसरे कंट्री के साथ, नॉन यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, या कर भी सकता है तो फिर वो यूरोपियन यूनियन के तहत होगी। मसलन अगर फ्रांस पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहता है तो डायरेक्ट पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ट्रेड नहीं होगी, बल्कि वो यूरोपियन यूनियन के ज़रिए से ट्रेड होगी जिसमें कस्टम यूनियन आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि कैसे उस पर टैरिफ रेट लगते हैं और इस तरह। तो कस्टम यूनियन का पार्ट होने की वजह से आप सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आप किसी नॉन यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो सॉफ्ट ब्रेक्जिट का ये कहना है कि आप कस्टम यूनियन से निकल जाएं लेकिन सिंगल मार्केट का पार्ट रहें, कि आप यूरोप के अंदर अगर कोई चीज़ मूव करना चाहते हैं तो उस पर कोई बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बाहर से चीज़ परचेज़ करें और यूरोप के अंदर उसको जहाँ मर्जी भेज दें, क्योंकि यूरोप के अंदर तो किसी ने नहीं पूछना कि ये कहाँ से आई, कहाँ से गई। तो ये चीज़ है। इसके बाद आता है हार्ड ब्रेक्जिट। तो हार्ड ब्रेक्जिट क्या है कि पुल आउट यूके फ्रॉम बोथ कस्टम यूनियन एंड सिंगल मार्केट विदाउट एनी डील, कि आप कस्टम यूनियन से भी निकल जाएं, सिंगल मार्केट से भी निकल जाएं, पूरा तौर पर आप यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएं और फिर बाकी पूरी दुनिया के साथ आप जिस तरह मर्जी चाहें ट्रेड करें, जिस तरह के चाहें आप ट्रेड लिंक्स कायम करें। तो ये थी सॉफ्ट ब्रेक्जिट और हार्ड ब्रेक्जिट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो आगे इसको देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन एंड आर्टिकल 50। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 28 कंट्रीज़ है जिसे यूरोपियन यूनियन बोला जाता है। इसके अलावा कस्टम यूनियन एंड सिंगल मार्केट, ये वो मेजर पॉलिसीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ ने अपनाई हुई हैं, ठीक है। कस्टम यूनियन के आप एक दूसरे के साथ टैरिफ फ्री ट्रेड करेंगे, सिंगल मार्केट के आप बगैर किसी बॉर्डर रेस्ट्रिक्शन के एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं पूरे यूरोप में। इसके अलावा 5 जून 1975 को यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था जिसका टर्नआउट 65% था और 67.3% लोगों ने कहा कि बरतानिया को चाहिए कि वो यूरोपियन यूनियन में रहे, ठीक है। तो बेसिकली रेफरेंडम में पूछा ये गया था कि पहली दफ़ा जब यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था तो रेफरेंडम के ज़रिए किया था, और जब अब निकल रहा है तो वो भी रेफरेंडम के ज़रिए निकल रहा है। तो 1975 में यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया था एक रेफरेंडम के ज़रिए। इसके बाद आता है आर्टिकल 50, जो बेसिकली एक क्लास है यूरोपियन यूनियन से निकलने की। तो क्लास ऑफ यूरोपियन यूनियन टू एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा 29 मार्च 2017 को जो थेरेसा मई थी उन्होंने इस आर्टिकल को इन्वोक किया और यूनाइटेड किंगडम का एक फॉर्मल प्रोसेस शुरू हो गया यूरोपियन यूनियन से निकलने का। तो 29 मार्च 2017 वो डेट थी जब थेरेसा मई ने यूरोपियन यूनियन को नोटिफाई किया कि अब इस आर्टिकल 50 के तहत यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता है। इसके अलावा इस आर्टिकल के तहत अगर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता है तो वो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन को नोटिफाई करेगा, ठीक है। इसके अलावा फिर नोटिफाई करने के बाद डील होगी उस कंट्री के दरमियान जो निकलना चाहता है और यूरोपियन यूनियन के दरमियान। यह डील और एग्रीमेंट ऑन फ्यूचर रिलेशनशिप के मुतालिक होगा, ठीक है, जिसमें बेसिकली सिटीज़न के बारे में कि जैसा कि सिंगल मार्केट के तहत पूरे यूरोप से कोई भी बंदा कहीं भी जा सकता है, फ्रांस से यूके में आ सकता है, यूके से वो जर्मनी में जा सकता है, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं पूछा जाएगा।
तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये डील साइन की जाएगी। इसके अलावा इसके बाद डील साइन करने के बाद 2 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड होगा कि यूरोप के सिटीज़न अगर यूके में है या यूके के सिटीज़न अगर दूसरे यूरोप में है, पूरे यूरोप में है, तालिब इल्म, स्टूडेंट, तजारती बंदे या जिस तरह का भी है, तो इस 2 साल के अंदर एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जिसमें सारे मामला सेट किए जाएंगे, जिसमें सिटीज़न का अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट हुई है तो इस सारे कारोबारी मामला ये एडजस्ट किए जाएंगे। तो इसके बाद 2 साल के बाद फार्मली जो कंट्री है अगर कोई अलहदा होना चाहता है तो वो अलहदा हो जाएगा। इसके बाद आता है कि फ्रॉम मार्च 29 2017 के वो डेट जब थेरेसा मे ने इस आर्टिकल को इन्वोक किया था, उसके बाद अब यूके के पास 2 साल हैं। तो बेसिकली 29 मार्च 2019 को यूके को यूरोपियन यूनियन से निकल जाना था, लेकिन वो नहीं निकल सका। लिहाजा 29 मार्च 2019 को इसने इस डेट को एक्सटेंड किया, रिक्वेस्ट किया यूरोपियन यूनियन से, और अब ये 31 अक्टूबर है। लिहाजा ऑफिशियली यूके को 31 अक्टूबर को इस यूरोपियन यूनियन से निकल जाना है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बेसिकली 2 एक्सटेंशन बनती है। तो ये था यूरोपियन यूनियन और आर्टिकल 50। इसके बाद आता है जून 2017 के इलेक्शन और प्लान्स नेगोशिएटेड बाय थेरेसा मे। तो इसमें जब डेविड कैमरन ने रेफरेंडम करवाया, ठीक है, तो तवक्कुआत के बरक्स नतीजे निकले। लिहाजा इन्होंने रिज़ाइन कर दिया 13 जुलाई 2016 को, और इनकी जगह इन्हीं की पार्टी की मेंबर थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके बाद मई 8 2017 को दोबारा इलेक्शन हुए बरतानिया में, जिसमें थेरेसा मे की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो वोन कर गई, लेकिन इन्होंने कम सीट्स हासिल की। पहले जब डेविड कैमरन प्राइम मिनिस्टर थे तब 330 सीटें थी, लेकिन थेरेसा मे जब वोन की तो इनके पास 317 सीट्स थी। टोटल जो पार्लियामेंट में एमपीज़ होते हैं वो 650 होते हैं। लिहाजा कम से कम आपको सिंपल मेजोरिटी के लिए 326 सीट्स चाहिए होती हैं। तो इनके पास फिर ये मेजोरिटी ना थी, ठीक है, बाद में अलायंस करना पड़ा। तो दिस कास्ट डॉप्स ऑन मज मैंडेट टू पास एनी लेजिस्लेशन। तो बरतानिया में चूँकि प्योर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपने पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी हासिल नहीं की, लिहाजा आप कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं करवा सकते, या अगर आप कोई करवाएंगे तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, वो लोगों को नुमाइंदगी नहीं करेगा। तो ये बहरहाल एक अलग मौजू है, लेकिन चूँकि इन्होंने सिंपल मेजोरिटी हासिल नहीं की, अलायंस करना पड़ा, तो इस चीज़ से काफ़ी एक मसला हुआ। इसके अलावा नवंबर 25 2018 को बरतानिया ने और यूरोपियन यूनियन ने थेरेसा मे की मौजूदगी में एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, जिसमें बैकस्टॉप प्लान भी था। तो बेसिकली ये बैकस्टॉप प्लान है जो बुनियादी वजह बना हुआ है ब्रेग्जिट के ना होने की, इसको मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। इसके अलावा जब ये प्लान पार्लियामेंट में पेश किया गया तो ये रिजेक्टेड बाय 432 टू 202 वोट्स। तो 432 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया, 202 ने इसके हक़ में वोट दिया, ठीक है, 15 जनवरी 2019 को। और ये कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी डिफीट थी पहली दफ़ा पार्लियामेंट में कि इतनी ज़्यादा जो अपोजिशन थी वो किसी चीज़ को मिली थी। इसके बाद मार्च 12 2019 को दोबारा इनका प्लान पार्लियामेंट में पेश किया गया, और दोबारा फिर से ये 391 से 242 वोट के ज़रिए अपोज किया गया। 391 ने अपोजिशन की, 242 ने इसके हक़ में वोट दिए। तो दोबारा फिर ये पार्लियामेंट में फ़ेल हुई। इसके बाद 24 जुलाई 2019 को शी रिज़ाइंड, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और बोरिस जॉनसन ये नए प्राइम मिनिस्टर बने बरतानिया के। तो इस वक्त बोरिस जॉनसन ही यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, और ही इज़ कमिटेड टू लीव यूरोपियन यूनियन बाय अक्टूबर 31 विद और विदाउट एनी डील, ठीक है। तो अक्टूबर 31 2019 ये वो एक्सटेंशन है। असली तौर पर तो 29 मार्च 2019 को निकल जाना था बरतानिया ने यूरोपियन यूनियन से, जो असल उसूल था, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन ली 31 अक्टूबर 2019 तक। तो अक्टूबर का महीना भी आने ही वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन बोरिस जॉनसन इन्होंने ये कहा हुआ है कि 31 अक्टूबर तक बरतानिया इसमें से निकल जाएगा, चाहे वो डील करे या डील ना करे, ठीक है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। तो ये थे इलेक्शन और थेरेसा मे के जो प्लान्स थे, जिसमें बेसिक चीज़ थी बैकस्टॉप प्लान। इसको अब आप देखते हैं कि ये क्या है। इसके बाद इस सारे के सारे मौजू में जो सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ पर है कि प्रॉब्लम विद आयरिश बॉर्डर बैकस्टॉप प्लान ये क्या चीज़ है, और यही बुनियादी वजह है ब्रेग्जिट के ना होने की। तो मेज विदड्रॉल एग्रीमेंट इंक्लूड बैकस्टॉप प्लान, ये बैकस्टॉप प्लान है विच अवॉइड एनी हार्ड बॉर्डर बिटवीन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, ठीक है। तो अब जानते हैं कि पहले बेसिकली आप इस मैप से देखिए कि पहले ये पूरा का पूरा आइलैंड एक ही था, ठीक है। बाद में ये ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना और यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। इसके बाद 1922 को इसके अंदर कुछ वार्स वगैरह चली, जिसमें एक तरफ तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अलग से बन गया, और दूसरी तरफ जो नॉर्थर्न आयरलैंड था ये यूके का पार्ट बन गया। तो इसके बाद से इसमें सिविल वार्स चलती रही, और 1998 को यूनाइटेड किंगडम ने और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट बोला जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत नॉर्थर्न आयरलैंड के दरमियान और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के दरमियान कोई
विजिबल बॉर्डर नहीं होगा। मसलन ये जो बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ना कोई चेक पोस्ट होगी, ना यहाँ पर कोई बार होगी, ना यहाँ पर कोई आर्मी होगी, कोई कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इनविजिबल ये बॉर्डर होगा। अब इसमें क्या होता है कि नॉर्थन आयरलैंड से लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आ जाते हैं और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से लोग नॉर्थन आयरलैंड में जाते हैं बगैर किसी चेक पोस्ट के। कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। सिंपली लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बुनियादी मसला कैसे बन रहा है। अब ये मसला कैसे बन रहा है? मसला इस तरह से बन रहा है कि गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि ये 1998 में यूनाइटेड किंगडम के दरमियान और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के दरमियान साइन किया गया था, कि जिसके तहत दोनों जो चीज़ें हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्थन आयरलैंड, इनके दरमियान कोई बॉर्डर नहीं होगा, ना ही कोई चेक पोस्ट होगी, ना ही कोई आर्मी होगी, कोई कुछ नहीं होगा। लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लेकिन नॉर्थन आयरलैंड यूके का पार्ट रहेगा और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड उसकी अपनी एक अलग सियासत होगी। अब मसला ये बन रहा है कि अगर यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से निकलता है, ठीक है, तो इसका मतलब नॉर्थन आयरलैंड भी इससे निकलेगा। दोबारा मैं मैप में आना चाहता हूँ कि अगर यूके यूरोपियन यूनियन से निकलता है तो उसका मतलब ये वाला हिस्सा भी यूरोपियन यूनियन से निकलेगा। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जो आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अब इसका मतलब क्या है कि आयरलैंड यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो करेगा, जबकि यूनाइटेड किंगडम जब यूरोपियन यूनियन से निकल जाएगा तो आप जानते हैं कि जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड करता है तो वो कोई ना कोई किसी ना किसी असूल के तहत करता है। पाकिस्तान अगर इंडिया से करता है या इंडिया पाकिस्तान से करता है तो किसी ना किसी असूलों के तहत करेंगे जो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कॉमन होंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मेरे असूलों के तहत हो, इंडिया के मेरे असूलों के तहत हो, तो कभी भी ट्रेड ना हो सके। तो इसी तरह जब भी कंट्रीज ट्रेड करते हैं तो वो असूली तौर पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो असूल हैं उसके तहत करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं अक्सर उनमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। लिहाजा पाकिस्तान भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इंडिया भी उसका मेंबर है। लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान जब भी ट्रेड करेंगे तो वो WTO के रूल्स के मुताबिक ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि अगर यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से हटता है, अब यूरोपियन यूनियन में तो 28 कंट्रीज़ आ जाते हैं, उनके आपस के अपने रूल्स हैं, जिसमें कस्टम यूनियन आता है, सिंगल मार्केट इकोनॉमी आती है, इनकी अपनी यूरो करेंसी होती है, तो ये तो अपने मामला चला रहे हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से निकलता है तो फिर इसे बाकी कंट्रीज़ के साथ या दोबारा यूरोप के साथ ट्रेड करने के लिए WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें अगर यूके पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, किसी के साथ भी करेगा तो किसी न किसी असूल के तहत ही करेगा और वो असूल WTO के होंगे। अब यूके जब यूरोपियन यूनियन से निकलेगा और WTO के रूल्स को ज्वाइन करेगा, ठीक है, तो लिहाजा इसका अब यूरोपियन यूनियन से कोई लिंक नहीं होगा। जबकि आयरलैंड जो कि अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और ये उसी का पार्ट रहने वाला है। अब बैकस्टॉप में मसला ये आ रहा है कि जिस तरह गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 1998 में साइन हुआ कि नॉर्थन आयरलैंड के दरमियान और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के दरमियान कोई विजिबल बॉर्डर नहीं होगा, तो असल मसला ये अब यहीं पे आ जाता है कि नॉर्थन आयरलैंड के दरमियान और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के दरमियान जो ट्रेड होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ असूलों के तहत होगी। कि यूके जब भी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को ट्रेड करेगा तो वो WTO रूल्स के तहत करेगा, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जब भी यूके को ट्रेड करेगा तो वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स के तहत करेगा। लेकिन चूंकि इनमें कोई विजिबल बॉर्डर नहीं है तो यहाँ पर मिसाल पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर नॉर्थन आयरलैंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के ज़रिए नॉर्थन आयरलैंड में स्मगलिंग हो सकती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, क्योंकि या इंग्लैंड के ज़रिए, यूके के ज़रिए, नॉर्थन आयरलैंड के ज़रिए आयरलैंड के अंदर, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर स्मगलिंग हो सकती है। चूँकि सिंगल मार्केट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके तहत जो जितने भी 28 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, उनके अंदर फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड होती है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बगैर किसी वीज़ा के आ सकते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो चूँकि आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट होगा, अगर आप आयरलैंड में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब पूरे यूरोप में आप कहीं भी जा सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के, या आयरलैंड के अंदर आपने कोई भी चीज़ रख दी है, चाहे वो गाड़ी है, किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ है, तो बाकी पूरे यूरोप में जाते हुए उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, कोई उस पर कुछ नहीं होगा, वो फ्री मूवमेंट कर सकती है। तो यहाँ पर ख़तरा ये पैदा होता है कि नॉर्थन आयरलैंड से, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होगा, यहाँ से चीज़ें, चूँकि यहाँ पर कोई हार्ड बॉर्डर नहीं है, ना यहाँ पर कोई पुलिस है, ना चेक पोस्ट है, कोई कुछ नहीं है, तो यहाँ से चीज़ें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आ सकती हैं और यहाँ से पूरे यूरोप में वो मूव कर सकती हैं फ्रीली। तो इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट ना होते हुए भी उसका एक इनडायरेक्टली पार्ट बन सकता है। तो एक चीज़ तो ये है। नंबर 2, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से चीज़ें स्मगल होकर नॉर्थन आयरलैंड में आ सकती हैं। अब बरतानिया तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो आयरलैंड क्या कर सकता है कि चीज़ें इकट्ठी करके वो नॉर्थन आयरलैंड के अंदर सप्लाई कर सकता है और वहाँ पर उसको स्टोर कर सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बुनियादी तौर पर बॉर्डर नहीं है।
तो इसमें बुनियादी चीज़ तो आ जाती है कि बैकस्टॉप प्लान कि जिसमें जो हार्ड बॉर्डर है वो इसमें नहीं होगा। इसके अलावा बुनियादी और लीगल चीज़ जो इसमें आती है कि नार्थन आयरलैंड विल फॉलो द सिंगल मार्केट रूल्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो और बाकी जो सारा यूनाइटेड किंगडम है वो उसका पार्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ फिर मानने में नहीं आती कि यूके, ठीक है, उसमें नार्थन आयरलैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी, इंग्लैंड भी और वेल्स भी। तो इसमें अगर सिर्फ नार्थन आयरलैंड वो इससे अलग होके यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा और बाकी सारा यूके अलग रहेगा, तो इसमें फिर बात समझ में नहीं आती। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था कि ट्रेड करने के लिए आपको WTO का मेंबर होना पड़ता है। तो ये पूरा ठीक है, जो यूके है ये WTO का मेंबर हो, सिर्फ ये वाला ना हो और ये यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो करे, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती। नंबर 2, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 1922 के अंदर पार्टीशन हुई थी। पहले ये पूरा एक ही आयरलैंड था। 1922 में ये नार्थन आयरलैंड यूके का पार्ट बना और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बना। और 1998 में एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत बॉर्डर नहीं होगा। तो जो MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इंग्लैंड के अंदर, इसके पार्लियामेंट के अंदर, उनका ये मानना है कि अगर बैकस्टॉप प्लान पर अमल करते हैं कि जिसके तहत नार्थन आयरलैंड सिंगल मार्केट का मेंबर होगा, पार्ट होगा यूरोपियन यूनियन की, और बाकी अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने नार्थन आयरलैंड को तो छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि अगर ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा, उसकी सिंगल मार्केट का पार्ट रहेगा, तो इसका मतलब आयरलैंड भी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ? अब ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ये भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, इनके दरमियान कोई बॉर्डर भी नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है। तो इसका मतलब हमने तो नार्थन आयरलैंड को ज़ाय कर दिया। अब ये पूरा का पूरा रीयूनाइट हो जाएगा और वक्त आने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एक अलग से इसका वजूद होगा। तो इंग्लैंड बेसिकली इससे हाथ धो बैठेगा। तो ये बुनियादी रीज़न्स दी जाती हैं कि इस बैकस्टॉप प्लान की वजह से, और जो इसको फेवर करते हैं उनका ये कहना है कि इसके बगैर आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि बैकस्टॉप प्लान इस बात को इंश्योर करता है कि नार्थन जो बेसिक वजह ये फिर गुड फ्राइडे एग्रीमेंट बन जाता है कि जिसके तहत बॉर्डर बेसिकली नहीं होगा। तो इसी चीज़ को लेके ये सारे मसाइल चल रहे हैं। मैंने बेस्ट कोशिश की है कि मैं वजाहत कर सकूं। उम्मीद है कि आपको किसी हद तक ये बैकस्टॉप प्लान की साइकी समझ में आई होगी। तो यही थ्रेट ऑफ स्मगलिंग बिकॉज ऑफ नो मिलिट्री एंड नो चेक पॉइंट्स लॉन्ग द बॉर्डर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं एंड पे फिर भी इसको कंक्लूड करूँगा इंतहाई मुख्तसर लफ्ज़ों में ताकि आपको इसको बेहतर समझ सकें। इसके अलावा ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन, कस्टम यूनियन, सिंगल मार्केट, कि अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो इसका मतलब आपको कस्टम यूनियन और सिंगल मार्केट यूनियन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लिहाजा अगर नार्थन आयरलैंड सिंगल मार्केट इकोनॉमी का पार्ट रहता है और बाकी यूके नहीं रहता, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह से हो नहीं सकता। और फिर आपने कोई बॉर्डर भी नहीं रखना, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर इसमें मसला आ जाता है। इसके अलावा इस चीज़ को मैं वजाहत कर चुका हूँ कि अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो WTO रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिश बॉर्डर सिलसिले में मसला बन जाता है। तो ये था बेसिकली बैकस्टॉप प्लान। इसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्जिट टिल नाउ, अभी तक इसके असरात क्या हैं। तो अभी तक क्या हुआ कि डेविड कैमरॉन ने इस्तीफ़ा दे दिया, थेरेसा मे ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसके अलावा बोरिस जॉनसन ये अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये तीनों के तीनों प्राइम मिनिस्टर किसी न किसी हद तक ब्रेक्जिट से इन्फ्लुएंस हुए हैं, ख़ास तौर पर अगले दो। पहले ने ब्रेक्जिट की वजह से इस्तीफ़ा दिया, दूसरे ने भी इसकी वजह से इस्तीफ़ा दिया, और तीसरा ब्रेक्जिट की वजह से प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है। तो ये सारे ब्रेक्जिट की इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा जो बरतानिया की GDP ग्रोथ है वो स्लो हो गई है, ठीक है। 2018 में 1.5% थी, इसके अलावा 2017 में ये 1.8 थी और 2016 में 1.9% थी, और IMF के मुताबिक 2019-2020 में ये 1.5% होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के सिटीज़न जो यूके में हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लीव कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक्जिट अगर होगी तो जारी बात है उसके बाद जो यूके है वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। उसके बाद उसका एक अलग से तशख़्ख़ुस होगा, अलग से वो अपना सिस्टम चलाएगा। तो फिर वो सिंगल मार्केट वाला असूल नहीं होगा कि जिसके तहत पूरे यूरोप में कोई भी बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर सकता है। लिहाजा जो यूके में वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से। इसके अलावा 2014 के अंदर ही जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसने तकरीबन 588 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है बरतानिया के अंदर। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स कंपनीज मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या इसमें इसके पीछे होती है, ये जैसे मैंने नीचे वाले पॉइंट में इसकी वजाहत की है कि यूनाइटेड स्टेट्स व्यूड ब्रिटेन एज अ गेटवे टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। अब ये फिर वही बात आ जाती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप के अंदर एक सिंगल मार्केट का असूल है कि जिसके तहत अगर आप यूरोप के किसी एक कंट्री में हैं तो आप पूरे यूरोप के अंदर 28 के 28 मुल्कों में बगैर किसी वीज़ा के, बगैर किसी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक चीज़, एक गाड़ी अगर फ्रांस के अंदर है तो वो पूरे 28 कंट्रीज़ में मूव कर सकती है, उस पर कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई उस पर कुछ नहीं होगा। तो अमेरिका बेसिकली ये काम करता है। अमेरिका क्या करता है कि उसने बरतानिया के अंदर 588 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की 2014 में, इससे पहले भी की होगी।
ठीक है। तो ये बेसिकली फिगर दिया हुआ है कि सिर्फ एक साल के अंदर 588 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किए। तो एक दफ़ा जब आप बरतानिया के अंदर आ गए, आप एक दफ़ा यूरोप के अंदर आ गए, तो इसके बाद बाकी पूरे यूरोप में जाते हुए आपको किसी किस्म का कोई टैरिफ देना होगा, ना कस्टम ड्यूटी, ना टैक्स, कुछ नहीं देना होगा। लिहाजा आप एक कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करें, एक कंट्री के अंदर पैसा लेके आएँ, वहाँ से आप पूरे यूरोप के अंदर जहाँ मर्ज़ी अपना सामान ले जाएँ, जहाँ मर्ज़ी आप जाके उसको बेचें, जहाँ मर्ज़ी आप ट्रेड करें, वो आपकी फ्री होगी। कोई उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं, कोई उस पर टैरिफ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरह अमेरिका बेसिकली इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है। और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब की है तो ज़ाहिर बात है कुछ लोग काम करने के लिए भी चाहिए होती हैं, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक ज़ाहिर बात है अगर ब्रेग्जिट होती है तो ये चीज़ मुतासिर होगी, और ये चीज़ इफ़ेक्ट भी कर रही है कि ब्रेग्जिट होती है तो ज़ाहिर बात है यूके यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। अगर वो अलग होता है तो अमेरिका का अगर ये पर्पज़ है कि पहले वो बरतानिया के अंदर आएगा एज अ गेटवे, ठीक है, लेकिन बरतानिया के अंदर आने के बाद जो उसका अगला मकसद था कि बाकी पूरे यूरोप के अंदर वो फ्री मूव करेगा, तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इससे ज़ाहिर बात है इनके जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होंगे। इसके अलावा ब्रेग्जिट विल जियोपैराडाइज ऑल दिस, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये इसके अभी तक के कुछ असरात हैं। इसके बाद देखते हैं कि वाई लीव, वो लोग जो चाहते हैं कि ब्रेग्जिट हो उनका क्या कहना है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट तो सॉवरेनिटी का आता है कि हर बंदा ये चाहता है कि उसका मुल्क सॉवरन हो, उस पर किसी बैरूनी पावर का इन्फ्लुएंस ना हो। लिहाजा यूके के जो नेशनल हैं वो भी ये चाहते हैं कि उनका कंट्री सॉवरन हो। अब इसमें क्या आता है कि यूरोपियन यूनियन इन्फ्लुएंस ऑन यूके, मसलन यूरोपियन यूनियन की अपनी पार्लियामेंट है, इसके अलावा यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो ज़ाहिर बात है वो कोई भी फैसला करेगी तो अगर आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं तो आपको वो फॉलो करना होगा। तो इस सिलसिले में एक एग्जांपल भी आती है कि स्पेनिश एक कंपनी थी, वो यूके के अंदर फ़िशिंग करना चाहती थी, उसको उसकी इजाज़त ना दी गई। तो फैसला यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, उसने ये कहा कि उसने उस स्पेनिश कंपनी के हक़ में वोट दिया कि जब आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं तो फिर ये सब कुछ अलाउ होना चाहिए कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये जस्ट एज अ एग्जांपल है कि बेसिकली लोग ये चाहते हैं कि किसी दूसरी चीज़ का कोई दूसरा बंदा उनके कंट्री के बारे में फ़ैसला ना करे। वो कंट्री सोवरन होना चाहिए, अपने फ़ैसले वो खुद करे, जो वो चाहता है वो करे, ठीक है। तो इसके अलावा और इन अदर फार्म्स प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट्स के यूरोपियन यूनियन कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर यूके के अंदर करती है तो वो उसकी इजाज़त के बगैर भी हो सकते हैं या उसकी इजाज़त से हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट तो कोई दूसरी कंपनीज करती हैं, तो इससे कंट्री बेसिकली सोवरन नहीं रहता, आप मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं रहते। आपके अंदर आपके कंट्री के अंदर जो फैसले हैं वो बाहर से हो रहे हों तो फिर बड़े मसले पैदा होते हैं। तो लोग चाहते हैं कि सोवरन होना चाहिए, ठीक है, कंट्री। इस वजह से वो लीव कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन को कि अगर अलग से कंट्री होगा तो वो अपने अलग से फ़ैसले खुद ही लेगा। इसके अलावा इमिग्रेशन, ये बेसिकली सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है कि जिसकी वजह से लोगों ने ब्रेग्जिट के हक़ में वोट दिया। अब इसमें क्या है कि पीपल वांट टू कंट्रोल देयर ओन बॉर्डर, लोग चाहते हैं कि कोई ऐरा गैरा उनके कंट्री में ना आए। मैं आपको पीछे बार बार बता चुका हूँ कि सिंगल मार्केट के तहत अगर आप यूरोप के एक कंट्री में हैं तो आप पूरे यूरोप के अंदर आसानी से मूव कर सकते हैं। लिहाजा यूके के अंदर अक्सर लोग आते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा ना आए, ठीक है। इसके अलावा 3 मिलियन यूरोपियन नेशनल लिव इन यूके। यूरोपियन यूनियन के टोटल जितने भी हैं नेशनल, उसमें से 3 मिलियन सिर्फ यूके में रहते हैं। इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें होती हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर टेररिज्म का भी मसला होता है कि टेररिस्ट अगर यूरोप में पहुंच गया तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करेगा। लिहाजा इमिग्रेशन एक बुनियादी मसला है। इसके अलावा आइडेंटिटी, जिसे नेशनलिज्म कहा जाता है, नेशनलिज्म, इसके बारे में मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। हर बंदा पाकिस्तान की मिसाल लें, इंडिया की मिसाल लें, भारतीय जनता पार्टी इंडिया में आप आजकल देख सकते हैं, तो नेशनलिज्म हर जगह प्रिवेल करता है। लिहाजा यूके के नेशनल भी यही चाहते हैं कि उनका एक अलग से तशख़्ख़ुस हो, उनकी अलग से आइडेंटिटी हो, शनाख्त हो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अंदर रह के वो एज आ यूरोपियन यूनियन के मेंबर के तौर पर ना पहचाने जाए, बल्कि यूके यूनाइटेड किंगडम एक अलग से उनका तशख़्ख़ुस हो। इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ज़ाहिर बात है कि जब आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट होंगे तो कोई भी आपके कंट्री के अंदर आके जॉब कर सकता है, वहाँ पर जो कंपटीशन है वो ज़्यादा हाई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूके विल नॉट बी बाउंड बाय यूरोपियन यूनियन लॉज, ठीक है। तो उसमें यह पॉइंट आता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन के लास के मुताबिक नहीं चलेगा, ठीक है। कैन एस्टेब्लिश इट्स ओन ट्रेड लिंक्स विद नॉन यूरोपियन कंट्रीज़। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहीं पर आ जाती है कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट होंगे तो ज़ाहिर बात आप यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे ट्रेड करेंगे, बाहर से करना चाहते हैं तो वो ओवरऑल आप यूरोपियन यूनियन के तहत जो उसकी काउंसिल है उसके तहत करेंगे। लेकिन अगर आप इससे अलग हो जाते हैं तो फिर आप पूरी दुनिया में जिस कंट्री से चाहें अपने जो तजारती ताल्लुकात है वो कायम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा प्रोटेक्ट आवर जॉब्स, इसके अलावा यूज़ ऑफ मनी टू नेशनल प्रायोरिटीज़ लाइक इन नेशनल हेल्थ सेंटर, इसके अलावा स्कूलिंग,
कि आप जो पैसा यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट्स के अंदर या यूरोपियन यूनियन के बजट के अंदर जो दे रहे हैं वो आप अपने कंट्री के अंदर लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलिज्म, ठीक है, इसमें क्या है कि लोगों का मानना है, ये मैंने लिखा है कि रेफरेंडम हैज़ प्रूव्ड दैट पीपल स्टिल हैव देयर वॉइसेस टू बी हेard, कि लोगों का ये मानना है कि अभी भी एक अच्छा दौर है, उनकी आवाज़ें सुनी जाती हैं। अगर उन्होंने ब्रेग्जिट के हक़ में वोट दिया है तो वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलिज्म है कि लोग अपनी आवाज़ें मनवा रहे हैं, वो ये नहीं है कि लीड्स जो हैं या पॉलिटिशियन है वही उनके फ़ैसले कर रहे हैं। तो ये कुछ बुनियादी आर्गूमेंट्स हैं जो जिनमें बेसिकली इमिग्रेशन, आइडेंटिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ये बुनियादी आर्गूमेंट्स हैं जो ब्रेग्जिट के जो मानने वाले हैं वो देते हैं। इसके बाद आता है वाई स्टे। वो लोग जो चाहते हैं कि ब्रेग्जिट ना हो बल्कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आ जाए, उनका क्या मानना है? उनका ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन इज़ द लार्जेस्ट ब्रिटिश एक्सपोर्टर, ठीक है, मोर देन 50% के ब्रिटिश जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, बाहर बेचता है, उनमें से 50% से ज़्यादा तो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन यूनियन के अंदर जाती हैं। तो अगर बरतानिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें कहाँ जाएंगी? तो ये एक बुनियादी मसला पैदा होगा, लिहाजा बरतानिया को यूरोपियन यूनियन के अंदर रहना चाहिए। इसके अलावा ब्रेग्जिट विल प्रोड्यूस इकोनॉमिक क्राइसिस। ज़ाहिर बात है जब आपकी 50% ट्रेड मुतासर होगी तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आएंगे, तो ये चीज़ इसमें आती है। इसके अलावा 3.1 मिलियन जॉब्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो और ये एक्सपोर्ट्स कहाँ पे हैं? यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो जब आप यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होंगे तो ज़ाहिर बात है अल्टीमेटली 3.1 मिलियन जॉब्स जो इससे रिलेट करती हैं वो सारी की सारी मुतासर होंगी। इसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, पीछे जो मसला इमिग्रेशन की सूरत में आया था वो ये उसी को काउंटर बनाया गया कि आप पूरे यूरोप में कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ना चाहते हैं, कहीं आप कारोबार करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक जगह अगर आप फिट नहीं है तो दूसरी जगह आप जा सकते हैं। तो 28 कंट्रीज़ के आपके पास चॉइस है, आप कहीं भी जाके आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका फ़ायदा है, ठीक है, तो ये एक आर्गूमेंट है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम रिसीव 730 मिलियन यूरो फॉर रिसर्च, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से ये इतने पैसे लेता है रिसर्च करने के लिए। इसके अलावा 39 बिलियन यूरो ये वो कॉस्ट होगी, डाइवर्स बिल होगा कि अगर यूके यूरोपियन यूनियन से अलग होता है तो 39 बिलियन यूरो उसको पे करना होगी। इसके अलावा 3 मिलियन यूरोपियन यूनियन नेशनल लिव इन यूके एंड 2 मिलियन इन यूरोपियन यूनियन। तो अगर ब्रेग्जिट होता है तो ये सारे के सारे जो सिटीज़न हैं, नेशनल्स हैं, ये सारे मुतासर होंगे। इसके अलावा वोट फॉर ब्रेग्जिट इज़ एक्चुअली वोट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन। ये बड़ा एक बुनियादी और अहम नुकता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके ख़िलाफ़ ये वोट है कि जिसके तहत लोग आपस में मिलते जा रहे हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तो उसके ख़िलाफ़ ये एक वोट है कि 28 कंट्रीज़ के लोग आपस में मिलते जुलते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे बल्कि लोगों में एक नेशनलिज्म आजकल उभर रहा है और पहले भी उभरता रहा है हमेशा से कि लोग अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त चाहते हैं, अपनी जो कौमी तशख़्ख़ुस है उसको ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो वाई स्टे, ये कुछ बुनियादी आर्गूमेंट्स थे। तो ओवरऑल अगर हम इसकी कंक्लूजन निकालें तो वो यही बनती है कि डील तो साइन कर ली थेरेसा मे ने यूरोपियन यूनियन से निकलने के लिए, लेकिन जो बैकस्टॉप प्लान है नॉर्थर्न आयरलैंड के वाले से कि जिसके तहत रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के दरमियान और नॉर्थर्न आयरलैंड के दरमियान कोई विजिबल बॉर्डर नहीं होगा, इस पर कोई चेक पोस्ट नहीं होगी, ये बुनियादी मसला बन रहा है कि पूरा यूके अगर अलग हो जाता है, WTO के रूल्स को फॉलो करता है और सिर्फ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अगर यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो करता है तो बीच में बॉर्डर ना होने की सूरत में बहुत सारे मिसालें पैदा हो सकते हैं। लोग एक जगह से इधर और इधर से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, जिसके वजह से फिर इंटरनेशनली मिसालें पैदा हो सकते हैं, स्मगलिंग के बहुत ज़्यादा मिसाल सामने आ सकते हैं। इसके अलावा बुनियादी चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताई कि अगर ये इस पर एक स्पेशल प्रोविज़न दे दी जाए बैकस्टॉप प्लान के तहत कि ये सिर्फ नॉर्थर्न आयरलैंड सिंगल मार्केट के असूलों को फॉलो करेगा, जबकि बाकी पूरा यूरोप WTO के रूल को, बाकी पूरा यूके WTO के रूल को फॉलो करेगा, तो इससे क्या होगा कि नॉर्थर्न आयरलैंड भी बेसिकली रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का दोबारा से पार्ट बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और ये इससे अलग हो जाएगा। तो ये बुनियादी डिले का बायस बन रहा है ब्रेग्जिट के। इसके अलावा ब्रेग्जिट के कुछ नुकसान भी बताए जाते हैं कि अगर ब्रेग्जिट होता है तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सिर्फ इंग्लैंड ने और वेल्स ने इसमें लीव करने के हक़ में वोट दिया, जबकि बाकी सब ने इसमें रिमेन करने के लिए वोट दिया। तो स्कॉटलैंड ने भी रिमेन का वोट दिया, आयरलैंड ने भी रिमेन का वोट दिया और लंदन ने भी रिमेन का वोट दिया। तो लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड ये तीनों ने रिमेन का वोट दिया, जबकि इंग्लैंड ने और वेल्स ने लीव का वोट दिया। तो अगर फ़र्ज़ के लिए ब्रेग्जिट होता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्कॉटलैंड एक अलग से कंट्री है, इसकी अपनी पार्लियामेंट है। तो 2014 में इसमें एक रेफरेंडम हुआ था जिसमें 55% लोगों ने ये कहा कि नहीं यूके के अंदर रहना चाहिए। ये इंडिपेंडेंस के मुतालिक रेफरेंडम था कि जिसमें 45 ने अगेंस्ट में वोट दिया और 55 ने इस हक़ में वोट दिया कि स्कॉटलैंड को यूके का पार्ट रहना चाहिए।
तो जैसा कि स्कॉटलैंड ने रिमेन के हक में वोट दिया था, तो अगर कल को ब्रेग्जिट होता है, यूके यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहता, तो मैं भी इसमें दोबारा फिर से एक रेफरेंडम हो जाए और स्कॉटलैंड यूके से अलग हो जाए। इसके अलावा आइलैंड का तो पहले ही ख़तरा है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये रिपब्लिक ऑफ आइलैंड के साथ मिल सकता है। इसके अलावा फिर लंदन आ जाता है जो बुनियादी तजारती मरकज़ है। तो अगर ब्रेग्जिट होता है तो यूके की जो इंटीग्रेशन है इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, इसको बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी ब्रेग्जिट के अंदर। मैंने कोशिश की कि आपको बेहतर अंदाज में बता सकूं कि ये क्या मसला है, किस वजह से है, क्यों ये नहीं हो सका। उम्मीद है आपको किसी हद तक इसके बारे में पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।